Hello class, welcome to lecture 1 of class 9th physics, chapter number 9 according to NCERT. लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज मोशन. आज की क्लास में दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन के पीछे का रीजन या किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन परफॉर्म करवाने वाला वो फैक्टर क्या है, दैट इज फोर्स. उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं. इस चैप्टर में हम फर्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे व्हाट इज फोर्स, इट्स यूनिट्स एंड नेचर, व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, inertia and mass, momentum and first law of motion. तो देखिए सबसे पहले हम फोर्स को डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल which is responsible for the motion of an object. पुश और पुल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने या धकेलने वाला कोई भी एजेंट जो उसकी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है फोर्स. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटीज हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो. तो देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट यानी कि इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं दैट इज केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को दूसरा नाम दे देते हैं हम न्यूटन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से. नेक्स्ट इज व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने एक बॉक्स रखा है यहाँ पे, इसके ऊपर जब फोर्सेस लगाई जाएंगी तो ये मोशन कब परफॉर्म करेगा और कब नहीं. तो देखिए दोनों तरफ से मैंने फोर्सेस लगाई. इस फोर्स का नाम रख दिया F1, इस फोर्स का नाम रख दिया F2. डायरेक्शन इन दोनों की ऑपोजिट है. तो देखिए यहाँ पे तीन केसेस बन सकते हैं. यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है कोई, मतलब जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है फिलहाल के लिए. वो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि जब फ्रिक्शनल फोर्सेस आएंगी तो उनको कैसे कवर करना. फिलहाल हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया है, उसके ऊपर इसको प्लेस किया और F1 हमारा फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में और F2 हमारा फोर्स लग रहा है राइट साइड में. तो देखिए तीन केसेस बनेंगे. या तो F1 बड़ा होगा F2 से, या फिर F2 बड़ा होगा F1 से, या फिर F1 बराबर होगा F2 के. तो तीनों केसेस में देखते हैं क्या होगा. F1 जब F2 से बड़ा होगा तो इस तरफ खींचने वाला फोर्स उस तरफ खींचने वाले फोर्स से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में मूव करना शुरू कर देगा. तो लेफ्टवर्ड मोशन. और ये दो फोर्सेस क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट नहीं है, यानी कि एक दूसरे को बैलेंस आउट नहीं करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते हैं, तो इनको नाम दिया जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस फर्स्ट केस, और सिमिलरली सेकंड केस में भी यही होगा. अब F2 जब बड़ा है F1 से तो जाहिर सी बात है F2 की वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो राइट की तरफ खींचा जाएगा, राइटवर्ड मोशन. अब बात करते हैं जब F1 बराबर होगा F2 के, तो दोनों तरफ से जब इक्वली किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे जिस पोजीशन में है वहीं पे रुका रहेगा. दिस इज नो मोशन. और इस केस को हम नाम देंगे बैलेंस्ड फोर्सेस. जब इनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो इन फोर्सेस को कहेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस. अब बात करेंगे इनर्शिया और मास. व्हाट इज इनर्शिया? किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहे और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहे, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम देंगे हम इनर्शिया. और इसका जो मेजर होगा कि किसी भी बॉडी का इनर्शिया कैसा हो, ज्यादा हो कम हो, तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो हमारी होगी मास में. मतलब
inertia is the property and mass is the measuring of how much inertia it has. मतलब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. एक हमने बॉल ले ली, स्मॉल टेबल टेनिस की जो बॉल होती है वो छोटी सी, एक वो कंसीडर कर ली और एक कंसीडर कर ली बड़ी सारी कार. तो देखिए दोनों अगर रेस्ट पे हैं, दोनों की प्रॉपर्टी है कि रेस्ट पे रहे, ये तो इनका इनर्शिया होगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. पर इनको मूव करवाने के लिए या इनकी पोजीशन को भंग करने के लिए, अभी जैसे रेस्ट पे इनको मूव करवाने के लिए, इसको मूव करवाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगने वाली है. वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स कैसे डिटरमाइन होगी कि इसके लिए कम और इसके लिए ज्यादा लगे, या फिर एक मूविंग बॉल आपको आके लगे, ये टेबल टेनिस की बॉल अगर आपको आकर के लगे तब आपको ज्यादा नुकसान होगा, या कार आकर के आपसे टकरा जाए तब ज्यादा होगा. तो इस चीज का जो मेजरमेंट है वो हमें देता है मास. इसकी यूनिट है केजी और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, किलोग्राम में इसको मेजर करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है. तो इनर्शिया तो हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट या मोशन, जिस भी स्टेट में ये है, पर इनका मेजरमेंट देगा हमें मास. मतलब अगर इसका मास है 0.05 kg और इसका मास है 1500 kg, तो इसका मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. इस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट इसके लिए ज्यादा होगा. इसको मूव करवाने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगी और इसको रोकने के लिए भी सिमिलरली फोर्स ज्यादा लगेगी. और इसको मूव करवाने के लिए फोर्स कम लगेगी और मूविंग जब ये मोशन में होगा तो इसको रोकने के लिए भी फोर्स कम लगेगी. तो दिस इज इनर्शिया एंड मास. इट इज द प्रॉपर्टी एंड इट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोमेंटम. मोमेंटम तो देखिए मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द मेजर ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. मतलब अब देखिए मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, ये कैप और ये पूरा मार्कर, दोनों अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, दोनों मोशन परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटिवली एट रेस्ट. पर मोशन ज्यादा किसमें है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोशन इन दिस कैप एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मोशन इन दिस मार्कर. तो इस डायलेमा को सॉल्व करने के लिए हमें एक क्वांटिटी मिली, दैट इज मोमेंटम. इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p से and it is also a vector quantity. This was given as m into v, कि उसका मास multiplied by its velocity, कि किस स्पीड से मूव कर रहा है और इसका क्या मास है, that gives us the measure or the amount. इसको इस तरह से oblique करके amount भी लिख सकते हैं. It is the amount of motion that is present in the body. Amount of motion. अब ये फिर से वही एग्जांपल कि एक छोटा ऑब्जेक्ट आपसे आके टकराए तब आपको ज्यादा हर्ट होगा, या कोई बड़ा हैवी बल्की ऑब्जेक्ट आपसे टकराए तब आपको ज्यादा हर्ट होगा. सो दैट इज द अमाउंट, वेरिंग अमाउंट ऑफ मोशन इन द ऑब्जेक्ट या बॉडी. सेम स्पीड से ट्रैवल करने वाली एक छोटी सी बुलेट, एक हाई स्पीड से ट्रैवल करने वाली एक बुलेट, वो पियर्स करके निकल जाएगी, और एक खड़ा हुआ मतलब एक रुकी हुई बॉडी वो आपको कोई भी हर्ट नहीं करेगी. मतलब एक जैसे इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए, एक कार कंसीडर कर लेता हूँ. जब इसके अंदर वेलोसिटी ही नहीं है, रुका हुआ है, तो क्या ये किसी भी तरह का हर्ट प्रोड्यूस करेगा या कुछ भी नुकसान करेगा? नहीं. पर सिमिलरली एक छोटी सी बुलेट जब ये ट्रैवल करते हुए पियर्स कर जाएगी तो ये नुकसान करेगी. मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मास ऑफ द बॉडी, इट इज आल्सो अबाउट द वेलोसिटी, कि किस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है. सिमिलरली अभी हमने जो लास्ट इससे पहले एग्जांपल देखा था एक छोटी सी बॉल का और ट्रक का, उसमें क्या था कि स्पीड हमने बराबर कर दी थी पर मास कम ज्यादा था, तो वहां पे मास पे डिपेंड कर गया. अब हो क्या रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है. मतलब पहले केस में सेम थी, यहाँ पे अलग अलग है. ये स्पीड तेज है तो छोटा मास भी ज्यादा हर्ट प्रोड्यूस कर रहा है. तो मोमेंटम इट इज ऑल अबाउट द अमाउंट और द मेजर ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. इसके लिए यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड. Next is the first law of motion.
फोर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए इतना नोट करने के बाद तो हमारे एक साइंटिस्ट हुए हैं गैलीलियो गैलीली, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसके बेस पे हमारी जो नोशन था, मोशन मतलब जो हमारी सोच थी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को लेकर के, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को लेकर के, वो थोड़ा चेंज हुआ। उसको कंफर्म किया फिर न्यूटन ने। तो इस लॉ का नाम फिर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन ने इसकी स्टडी कंप्लीट की और फिर इसको थ्योरी में फॉर्मुलेट करके हमें दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि मैं एक बॉल ले लूं, क्रिकेट बॉल, और उसको जोर से फेंकूं, तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी। और उसके रुकने के लिए, पर हमने तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोई भी बॉडी है उसके पास होती है इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी। इनर्शिया नाम की प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है। तो प्रॉपर्टी तो ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, पर जब तक उसके ऊपर कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा तब तक। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कपल्ड करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दे दिया, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट of rest or motion unless it is opposed or supported by some external force. तो इसको नोट करेंगे, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इट इज अपोज्ड और सपोर्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जब तक उसको फोर्स के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जब उसको हम अपोज नहीं करेंगे, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में लगा रहेगा। पर अभी जो हमने एग्जांपल की बात करी थी कि मैं बॉल को थ्रो करूंगा तो वो रुक क्यों जाएगा, उसके रुकने के पीछे एक बड़ा ही सिंपल सा कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगी। मतलब फोर्स कहां से है, हमने तो ऑब्जेक्ट को फेंक दिया था, वहां पे तो कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं। एक फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ही बॉल हमारी सरफेस से टकराएगी तो सरफेस पे जाके फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी जो मोशन है वो धीरे धीरे स्लो होगी, और स्लो होते होते जा करके जो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाएगी। मतलब फर्स्ट लॉ यहाँ भी एप्लीकेबल है। अगर ये कहा जाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका है वो रुक गया है, तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स जरूर आया, और इस केस में इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। जिस एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसका सेटअप देख लेते हैं गैलीलियो ने किया क्या। गैलीलियो ने कुछ इस तरह का एक सेटअप तैयार किया। ये सेम इंक्लिनेशन है दोनों में, थीटा। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक्चुअली में कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस की जिसमें फ्रिक्शन बिल्कुल ही जीरो हो वो एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम फ्रिक्शन को बहुत बहुत ज्यादा रिड्यूस करके एक ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। और उस फ्रिक्शनलेस सरफेस को क्रिएट करने के बाद गैलीलियो ने क्या किया, यहाँ पे एक बॉल को रोलिंग के लिए छोड़ दिया h हाइट से। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बॉल है वो रोल करते करते नीचे आई, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, फिर ऐसे कांस्टेंट उसने ट्रैवल किया जिस स्पीड से वो नीचे उतर चुकी थी। फिर अब उसने ट्रैवल करना शुरू किया और वो सेम हाइट h तक यहाँ भी पहुंची।
और यहाँ जाते जाते उसका जो मोशन यानी कि वेलोसिटी था वो फाइनली जीरो, और फिर से उसने वही मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे हम एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई वो ऐसे ही ऑसिलेट करती रही। ये बॉल जो है एक बार इसको छोड़ दिया, वो एक बार इधर जाए एक बार उधर जाए, जब तक इसको रोकने वाले अपोजिंग कोई फोर्स नहीं डाला हमने तब तक ये मोशन में ही रहा। और अगर हम इसको बीच में ऐसे आराम से रेस्ट पे रख देते तो ये रेस्ट में रहता जब तक इसको हम पुश या पुल नहीं करते। तो यहाँ से एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट हमने जो डेवलप किया वो ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको मोशन परफॉर्म करने के लिए या उसकी मोशन को रोकने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। उस फोर्स को अपोज करेंगे, सॉरी उसको जब लगा देंगे तो कोई ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, और रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कि कैसे फोर्स को कैलकुलेट किया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्लास। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।